गया है तो वहाँ पे जो साइड में मतलब कम से कम अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर रिमूव कर लिए तो ज़्यादा पार्ट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। क्यों रिमूव किया जाता है ज़्यादा पार्ट? क्योंकि जो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है ना सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ तो वो कहीं ना कहीं फिर ज़्यादा इंचेस तक क्या होती है वो फैली रहती है मीटर तक, नैनोमीटर तक, इसलिए ज़्यादा का पार्ट कट किया जाता है। रखी बात बची कुची जो ब्लड में प्रेजेंट है सेल्स एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो उसको ड्रेनेज किया जाता है। एक ट्यूब मतलब ब्रेस्ट के पास लगाई जाती है और जो साइड में एक ये होता है प्यूरिफिकेशन का वॉल लगाया जाता है तो उसमें से वो ब्लड निकलते जाता है। कुछ महीने के लिए वो लगवाया जाता है ताकि प्यूरिफिकेशन हो जब लगानी है तो उसको बोला जाएगा ट्यूब के थ्रू किया गया ड्रेनेज, ठीक है, इसलिए उसको ट्यूबिंग बोला जाता है। जो इंटरनली ट्यूब फिक्स रहेगी लेकिन उसका प्यूरिफिकेशन होते रहेगी। पेन रोज ट्यूबिंग है सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, लो रबर और सिलिकॉन की तरह इसका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, उस तरीके से इसको बनाया जाए। ये स्पेशली रहता है जहाँ पे स्टिचेस किए गए हैं वहाँ पे इसको पुट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, वहाँ से आपका जो रिवर्स रहेगा वो फ्लो होते रहेगा। फील आए देख रहे हो? बात करें कॉलगेटिव, ट्यूब होती है स्मॉल जो ईएनटी के पास लगाया जाता है, ठीक है, आंख ईयर और नोज के पास, ठीक है, लिख लो वहीं पे उसके बाद ईएनटी से रिलेटेड। शेप ड्रेनेज है मतलब पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के हिसाब से जिस तरीके से उसका स्ट्रक्चर रहेगा उसको बनाया जाता है, ठीक है। बाद में टाइप बेस्ड ऑन द टेप, सुपरफिशियल है, डीप है। सुपरफिशियल में आएगा यूज फॉर ओनली द कॉमन एंड सुपरफिशियल पार्ट, जो कॉमन यानी कि जनरल जो सर्जरी है, माइनर सर्जरी रहेगी उसमें यूज़ किया जाएगा। डीप ड्रेनेज है यानी कि रिलेटेड इंटरनली बॉडी के टिश्यूज और फ्लूइड तक जाना है उस चीज़ के लिए वो डीप ड्रेनेज को यूज़ किया जाएगा। जैसे प्लूरल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी। प्लूरल कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लूरल फ्लूइड कहाँ पे है? करेक्ट, लंग्स के पास अगर प्लूरल फ्लूइड निकालना है तो प्लूरल कैविटी के पास उसको ड्रेनेज करना पड़ेगा, डीप हो गया, ठीक है। फिर पेरिटोनियल कैविटी कहाँ पे आती है? बताओ पेरिटोनियल कैविटी कहाँ पे होती है? हार्ट के पास होती है, फ्लूइड रहता है, हर किसी के पास क्या है? फ्लूइड है। पेरिटोनियल कैविटी कहाँ पे होती है? पेरिटोनियल फ्लूइड कहाँ पे होता है? इतने अच्छे से एनाटॉमी फिजियोलॉजी की स्टडी चल रही है ना आप लोग। डीप ड्रेनेज रहेगा पर्टिकुलर ऑर्गन के पास जहाँ पे भी फ्लूइड है, फ्लूइड से रिलेटेड प्यूरिफिकेशन करना है तो उस चीज़ से रिलेटेड रहेगा। टाइप बेस्ड ऑन द सक्शन, एक्टिव है एंड पैसिव। एक रहेगा मशीन के थ्रू, एक रहेगा जो आपको हाथ के थ्रू क्या करना है, सक्शन पास आउट करना है। द सक्शन may be done at a high or a low pressure, example है chest drainage। and passive में आएगा the suction is done according to the pressure in a body at cavities and the pressure in outside the body, example pancreatic drainage। ये पैसिव जो रहेगा वो एक्सटर्नली रहेगा, एक्टिव जो है वो इंटरनली आपको सक्शन देना पड़ेगा। टाइप बेस्ड ऑन द टिश्यू रिएक्शंस, जैसे सिलास्टिक है एंड द रबर है। सिलास्टिक दे प्रोड्यूस द मिनिमल टिश्यू रिएक्शन एंड प्रोड्यूस द इंटेंस टिश्यू रिएक्शन। रबर सिलास्टिक यानी कि जो फ्लेक्सिबल है, जैसे हार्ट को कंप्लीट करने में हेल्प भी है, तो वहाँ पे क्या करेगा, मिनिमल टिश्यूज का रिएक्शन रहेगा तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको सिलेस्टिक टिश्यू से रिलेटेड जो भी ड्रेनेज आता है, ट्यूब रहेगा, आइदर कुछ
स्टेराइल होता है वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल रहता है, तो ये भी कैसा है आप यूज़ कर सकते हो। फिर ये टाइप बेस ऑन द एक्शन है, एक्टिव यानी कि जैसे सेम पैसिव दिया है पेनिट्रेटिव ड्रेनेज के लिए। इंडिकेशन ऑफ द ड्रेनेज टू ड्रेन इन्फेक्टेड द फ्लूइड, प्रिवेंट द एडिमा, एडिमा यानी कि ड्रेनेज इन्फेक्टेड द फ्लूइड, यानी कि अगर फ्लूइड आप रिमूव कर रहे हो या फिर आप उसको प्रोटोकॉल की तरह फॉलो कर रहे हो या फिर उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हैंड वॉश या हैंड ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, सैनिटाइजर आपको पूरा रिकवर हो जाने के बाद तो उसको पैकेजेस कर जाने ये करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वापस सैनिटाइजर करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्लूइड आप निकाल रहे हो इसमें बैक्टीरिया वो इन्फेक्शियस है, इसलिए अगर आपके माउथ के थ्रू या फिर इंटरनली रेस्पिरेटरी फंक्शंस के थ्रू भी अगर अंदर जा रहा है तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। फिर ये एडिमा भी प्रिवेंट करेगा, अगर हार्ट से रिलेटेड है या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड रहेगा तो एडिमा ये प्रेजेंट करेगा इंटरनली बॉडी में फ्लूइड है तो, क्योंकि एडिमा भी क्या कर रहा है, स्वेलिंग नहीं रहता, वो भी क्या हो रहा है, फ्लूइड कहीं एक जगह पे क्या हो रहा है वो जमा हो रहा है। फिर ये डिक्रीज द प्रेशर इन अ बॉडी कैविटीज द टू ड्रेनेज ऑफ पर्स इन अ सिस्टम, जैसे सिस्ट है, सिस्ट में क्या होता है, स्टोन लाइक हार्ट लगता है बट इंटरनली क्या होता है, पर्स प्रेजेंट होता है। द प्रिवेंट द ब्लड एंड लीव कलेक्शन इन अ ब्रेस्ट सर्जरी, सेम थिंग ब्रेस्ट कैंसर में भी होता है, पर्स रहता है इंटरनली, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि आपको ट्यूब वाला ड्रेनेज करना होता है। टू ड्रेन बॉडी सिक्रीशन, सिक्रीशन करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रेनेज का प्रोसीजर यूज़ करनी पड़ेगी, अगर एब्डोमेन से रिलेटेड कोई भी आपका ऑपरेट आप कर रहे हो, ठीक है। फिर मैनेजमेंट ऑफ द ड्रेन, एसेस एंड द रोड ऑफ क्वांटिटी ऑफ द एंड द नेचर ऑफ ड्रेनेज, मतलब कहाँ से आपको लोकेशन पता करनी है, फिर रोल क्या है वो भी पता करना है, क्यों निकलवा रहे हो आप, और सेकेंड चीज़ ये है कि ड्यूरेशन कितना लेना है और कितने ml के हिसाब से आपको वो फ्लूइड बाहर निकलना है नेचुरली। फिर एक कलेक्ट द ड्रेनेज इन सक्शन एपरेटस फॉर द मेजरमेंट ऑफ द ड्रेनेज, सेम थिंग कि आप कितने ml तक आपको बोला गया है, सर्जन ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको इतने ही अमाउंट में आपको ये क्या करना है, ड्रेनेज बाहर निकालना है। Keep a drainage, keep a drainage in a large quantity record after every 2 hours, 2 आवर के बाद आपको चेक करते रहना है कि कितने अमाउंट में गया, क्योंकि वो बहुत तुरंत नहीं निकलता, बहुत स्लो प्रोसीजर होती है, उसको कुछ 4-5-6 घंटे का आपको वक्त देना पड़ता है, तब जाके ये ड्रेनेज क्या होता है, धीरे धीरे निकलता है। एक्सेस द चेंजेस इन द ड्रेनेज कलर वॉल्यूम एंड द कैरेक्टर, कलर कैसा है ये आपको चेक करना है, वॉल्यूम कितना है उसका वो चेक करना है, फोर्स कैसा है उसका वो भी चेक करना पड़ेगा आपको, और कैरेक्टर कैसा है, मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट कर रहा है, वो कहाँ से ब्लड और येलोइश कलर का फॉर्म मिक्सिंग है, ग्रीनिश कलर का है, कौन सा कलर है मैटर है, ठीक है। मेजर द क्वांटिटी ऑफ द फ्लूइड लॉस, कितना आपने लॉस फ्लूइड किया है इसका भी मेजरमेंट आपको करना पड़ेगा ड्यूरिंग ऑपरेशन के वक्त भी, ऑपरेशन हो जाने के बाद। फिर स्टॉपिंग और रिमूवल ऑफ द ड्रेनेज, टेल द पेशेंट दैट पेन मे बी फेल्ड ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ द ड्रेनेज, जब भी आप उसको ड्रेनेज को रिमूव करने के लिए जाओगे तो पेनफुल हो रहेगा आगे वाले पर्सन। स्टॉप द ड्रेन आफ्टर रिमूवल ऑफ द फ्लूइड इज लेस दैन 20 to 30 ml पर डे, 20 to 30 ml क्या करना है आपको पर डे के हिसाब से उसका निकालना है। अगर ज़्यादा अमाउंट में इंटरनली प्रेजेंट करा है तो आपको डेली इसमें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे निकालना है उसको, तो 20 to 30 ml पर डे के हिसाब से सफिशियंट है निकालिए। द पेशेंट में फील दैट आफ्टर रिमूवल ऑफ द ड्रेनेज सो पेन रिलीफ मेजर अबाउ शुड बी मेड, मतलब जब आपको पर्स अगर आप निकालते हो फ्लूइड अगर बाहर निकाल रहे हो बॉडी से तो उसके बाद उसको थोड़ा बहुत रिलीफ लगेगा, मतलब फ्री लगेगा, मसल्स में है कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में है तो उसको थोड़ा सा हल्का फील होगा और वो ज़्यादा फ्रीली मतलब उसको फील करेगा इंटरनली। ड्राई ड्रेसिंग शुड बी अ प्लेस एट अ ड्रेनेज प्लेस साइड, जहाँ से आप ड्रेनेज कर रहे हो वहाँ पे आपको ड्राई ड्रेसिंग क्या है कर देना है, मतलब बैंडेजेस करवा देना है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रोलॉन्ग ड्रेन, द कॉम्प्लिकेशन may arise after river drainage for a prolonged time. Some complications are addition है, हेमोरेज है, हेमोरेज यानी कि पाइल्स इन्फेक्शन है, इंसिजनल हड्डियाँ है, इंटरनली हड्डियाँ हो सकता है, मसल्स और वॉल को वो रप्चर कर देता है, और परफोरेशन है, मतलब एक्सटर्नली क्या प्रॉब्लम हो रहा है जो एक्सटर्नली साइंस सिस्टम को देखे उसको बोला जाएगा। रोल ऑफ नर्स है, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ द ड्रेनेज, नर्स को सारी चीज़ें समझा देना है, वैसे ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अपने से ही उसको सबसे ज़्यादा तजुर्बा होता है, ठीक है। एंश्योर द टाइट ट्यूब कनेक्शन, आपको उस चीज़ की ध्यान रखना है कि टाइट ट्यूब सोल्यूशन है ताकि जब आप ड्रेनेज को बाहर निकाल रहा है कहीं से वो बाहर ना निकले, ठीक है। कट करके भी आप अगर इंटरनली ट्यूब
इंसर्ट कर रहे हो तो ट्यूब की ही वो फर्स्ट बाहर आना चाहिए, कहीं और वो फर्स्ट बाहर नहीं आ रहा चाहिए, ठीक है। फिर ये प्रिपेयर फॉर द ड्रेनेज साइड है, एक्सेस द साइट आफ्टर द ड्रेनेज, एक्सेस द चांसेस ऑफ द एनी कॉम्प्लिकेशंस, प्रोवाइड अ कंफर्टेबल पोजीशन आफ्टर अ ड्रेनेज। आपको क्या करना है, कौन से लोकेशन है वो करेक्टली आपको फॉलो करना है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप जब ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो तो आपको मतलब आप नर्व या फिर ब्रेन को कहीं पे डैमेज नहीं कर रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। बाद में ये चांसेस ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, मतलब रिमूव करने के बाद उसको क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाद में प्रोवाइड अ कंफर्टेबल पोजीशन आफ्टर ड्रेनेज, मतलब उसकी ट्यूब रिमूव कर देने के बाद उसको कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाना है, ठीक है। क्यों लेटाना पड़ेगा, अगर ब्रेन से है, सर्वाइकल से है, कोई भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के हिसाब से रहेगा तो वो तुरंत उठ नहीं पाएगा, उसको थोड़ा बहुत रेस्ट देना पड़ेगा, बाद में उसको क्या है आपको खाना है, ठीक है। बाद में पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट पढ़ो। पोस्ट ऑपरेटिव का मैनेजमेंट ये है, वही सेम थिंग कल अपन ने पढ़ा था कि उसको एनेस्थीसिया केयर यूनिट में पोस्ट होने के लिए बोलेंगे, आइदर आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट। डॉक्टर सेक्शन जहाँ पे बोलेगा आपको वहाँ पे क्या करना है, पेशेंट को शिफ्ट करना है। उसके बाद आपको लगने वाले वहाँ पे कंपलसरी जो इक्विपमेंट्स है वो उन्होंने बताया बिफोर ट्रांसफरिंग आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे रखना है। एक है ऑक्सीजन है, IV फ्लूइड है, IV स्टैंड आपको लगेगा, ड्रेनेज का बैंडेजेस में आपको चीज़ें लगेगी, इंस्ट्रूमेंट लगेगा, पॉलिश कैटेगर है क्योंकि सडनली वो उठ पाएगा क्या, एनेस्थीसिया नहीं दिया तो उतरने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए अगर वॉशरूम या आपको यूरिन पास आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैटेगर और यूरिन बैग वहाँ पे लगवा देनी पड़ेगी। फिर ये इमरजेंसी मेडिकेशन है, यानी कि कोई भी मेडिसिन है इमरजेंसी में लगने वाली, जैसे एनेस्थीसिया को कुछ साइड इफेक्ट है उसको स्टॉप कर रहा है, टू मच ब्लीडिंग हो रहा है तो वैसे मेडिसिन पहले ही क्या करना है वहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। फिर ये इंस्ट्रूमेंट आपको CPR है यानी कि कंप्यूटर मॉनिटरिंग वगैरह रहेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको रखना है। IV फ्लूइड है, स्ट्रेचर है वो भी रखना है, ठीक है। हो सकता है जनरल वार्ड में रखने के बाद बोला गया हो कि ICU में तुरंत उसको शिफ्ट करना है, तो इसलिए स्ट्रेचर भी क्या करना है आपको वहीं पे रखना है। इमीडिएट केयर है, इट इज गिवन टू द पेशेंट आफ्टर शिफ्टिंग फ्रॉम द OT या स्पेशल केयर शुड बी गिवन। केयर में है पेटेंसी है, ओरल एंड नेजल कैविटी है, इंट्रोडक्टर की सेम थिंग, एक ऊपर में ना बोतल होती है उसमें ऑक्सीजन होती है, एक वो वाले रहता है पेटेंसी में। फिर ये ओरल एंड नेजल कैविटी आपको पता है जो एक माउथ के थ्रू होता है और एक नेजल के थ्रू होता है। बाद में ये इंट्रोडक्टर यानी कि यहाँ से होता है, ठीक है, एयर में पास आउट करने के लिए, आउट कमिंग एंड सॉरी आउट गोइंग एंड इनकमिंग दोनों रहते हैं। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन रेट एंड क्वालिटी, पल्स ऑक्सीमीटर है और ऑस्किलेटेड ब्रीथ साउंड है, ठीक है। तो इसमें रेस्पिरेशन रेट है जो आपको कंप्यूटर के ऊपर दिख जाए, ठीक है। बाद में है क्वालिटी, वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, क्वांटिटी के हिसाब से कितना आ रहा है ये आपको चेक करना है। फिर एक पल्स ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन चेक करते रहना है, कितना चाहिए 92। फिर ब्रीदिंग साउंड, मतलब प्रॉपर साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, वो आपको चेक करना है, कैंसर की स्पेशली चेक किया जाता है। फिर ये सर्कुलेशन BP है, हाई लो वो चेक करना पड़ेगा, ECG का मॉनिटरिंग आपको चेक करना पड़ेगा, टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा, स्किन का कलर चेक करना पड़ेगा और पेरिफेरल पल्सेस आपको चेक करना पड़ेगा, यानी कि मोटर और सेंसरी और दोनों का क्रॉसली चेक करना है। न्यूरोलॉजिकल में वो दोनों आएंगे, सेंसरी और मोटर स्टेटस, ओरिएंटेशन आएगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको किसी चीज़ से फियर तो नहीं है या फिर वो उसके बिहेवियर में तो चेंजेस नहीं आ रहे हैं आफ्टर ऑपरेट हो जाने के बाद, ये आपको चेक करना है। फिर ये जेनियो यूरिनरी यानी कि इनटेक और आउटपुट दोनों चेक करना है कि वाटर का इनटेक कितना जा रहा है और वाटर का आउटपुट कितना जा रहा है, ठीक है। सर्जिकल साइट है, ड्रेनेज सच एज द ब्लड एंड ड्रेसिंग आपको एक दिन बाद चेक करते रहना है, और ड्रेनेज हो रहा है मतलब कहीं से लीकेज तो नहीं आ रहा है, जहाँ पे आपने स्टिचेस किए और जहाँ पे आपने ऑपरेट किया है वो जगह आपको बहुत ऑब्जर्वेशन में रखनी पड़ेगी, ठीक है।
पेन है, इंटेंसिटी कितने है, फ्रीक्वेंसी कितना है, ड्यूरेशन क्या है और बाकी चीज़ें भी इसमें क्या करेगी, मैटर करेगी। ठीक है, पेन में आएगा इंटेंसिटी यानी कि 10 नंबर में से आपको चेक करना है उसको कितना पेन है। फ्रीक्वेंसी में आएगा यानी कि कितने हाथ ऊपर जाने के बाद, साइड में जाने के बाद उसको पेन हो रहा है, ये आपको चेक करना है। ड्यूरेशन यानी कि कितने टाइम के लिए उसको पेन हो रहा है। हाथ अगर 5 सेकेंड तक, 10 मिनट तक अगर हाथ ऊपर कर रहा है तो बाद में उसको पेन हो रहा है, 10 मिनट तक वो मतलब रख पाए, ये आपको चेक करना है। इसके हिसाब से ड्यूरेशन चेक करना है, कितने समय के लिए होता है, टाइम कौन सा है, सुबह शाम कितने वक्त, ये सारी चीज़ भी इसमें आए। फिर रिकवरी रोड फ्रॉम द एनेस्थेसिया, a state of consciousness in which the patient having a wake up to the self and surrounding. The recovery from the anesthesia occur after the elimination the effect of the anesthesia. अब वेकअप का रहेगा और एनेस्थेसिया कितना दिया है क्वांटिटी के हिसाब से और डोज का हिसाब से, मतलब उसको होश है नहीं आया है वो आपको चेक करना पड़ेगा। बिफोर एंड आफ्टर दोनों रहेगा, ऑपरेशन में ले जाने के पहले और ऑपरेशन हो जाने के बाद में, दोनों तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। फेज ऑफ रिकवरी एनेस्थेसिया 3 है, इमीडिएट की है, इंटरमीडिएट है, लॉन्ग टर्म। ठीक है, इमीडिएट रिकवरी में बताया गया है कि रिटर्न टू द कॉन्शियस स्टेज, रिकवरी द प्रोटेक्टिव एयर रिफ्लेक्सेस एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मोटर एक्टिविटी। तो रिटर्न कॉन्शियस स्टेज जो होती है, मतलब उसको वापस लाने के लिए भी कुछ ड्रग्स होते हैं जो आपको यूज़ करना पड़ता है। फिर रिकवरी ऑफ द प्रोटेक्टिव एयर रिफ्लेक्सेस है, यानी कि कुछ अगर साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है तो उससे रिलेटेड उसके अपोज में कुछ ड्रग्स देने पड़ेगी जो क्या करेगा उस चीज़ को कम करेगा। बाद में रिजर्वेशन ऑफ द मोटर एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी यानी मोटर नर्व के ऊपर कोई भी अफेक्ट ना हो, इस चीज़ की क्या करनी है खबरदारी आपको लेनी। अगर मोटर नर्व के ऊपर अफेक्ट कर दिया मतलब आदमी कुछ भी काम नहीं करेगा, दिमागी काम करना छोड़ देगा, सेंस नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। बाद में भी इंटरमीडिएट रिकवरी, रिगेनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ द पावर एंड सुप्राइड द फीलिंग ऑफ द डिजीज। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन जैसे पाउडर के थ्रू भी दिया जाएगा, यानी कि किसी कंटेंट में पाउडर डाल दिया है तो उसको मास्क में क्या कर रहे हैं अपन, एनेस्थेसिया दें। बाद में ये सुप्राइड द फीलिंग ऑफ द डिजीज, मतलब उसके बाद क्या लगेगा उसको, डिजीनेस फील होगा, डिजीनेस फील रहेगा और आगे भी क्या हो जाएगा, आगे के आजू से धुंधलापन आता है, बाद में हो जाता है। लॉन्ग टर्म रिकवरी है, फुल रिकवरी होती है, फुल अवेयरनेस रहता है और हाई इंटेलेक्चुअल फंक्शंस भी होता है। कभी कभी लॉन्ग टर्म के लिए भी इसकी रिकवरी रहती है, फुल मतलब बहुत जल्दी किसी किसी का उतर जाता है जो भी एनेस्थेसिया देते हैं। मैंने बोला था कि लोगों के भाई हेयर्स रहते हैं उनको डोज ज़्यादा देना। ठीक है, रिकवरी ऑफ द एनेस्थेसिया डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग, एज क्या है ये मैटर करेगा, कंडीशन कैसी है पेशेंट की रिसेंट वाली वो भी आपको मैटर करेगा, और एनेस्थेसिया एजेंट कौन से देने हैं वो मैटर करेगा, ड्रग्स कौन से है, और टाइप ऑफ सर्जरी आप कौन सी सर्जरी कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पोस्ट ऑपरेटिव ऑब्जर्वेशन एंड द नर्सिंग मैनेजमेंट करो। इसमें नर्सिंग का क्या मैनेजमेंट रहेगा, वाइटल साइंस पैरामीटर सारा वो नर्स लोगों को क्या करना है, चेक करते रहना है, सुबह शाम 3 टाइम को भी करना है, या फिर जैसे तो उनको पूरा ही ध्यान देना। ठीक है, बीपी हो गया, टेम्परेचर है, पल्सेस है, रिस्पिरेशन फंक्शन है, ऑक्सीजन का इनहेल एक्सेल है और ईसीजी है, ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी उनको चेक करनी है। असिस्टेंट में आएगा एयर में की पेटेंसी है, मतलब सांस कितने अमाउंट में अंदर जा रही है और एक्सेल हो रहा है ये पता करना है। फिर है द ड्रेसिंग एंड ड्रेनेज है, उनकी तरफ ध्यान देना है, लीकेज तो नहीं हो रहा है, ड्रेसिंग चेंज करते रहना है 1 दिन बाद। ठीक है, फिर है द कलर ऑफ स्किन, कलर चेंज तो नहीं है, नाखून भी चेक करना है कि कलर तो चेंज नहीं है, रेडिश कलर का, पिंकिश कलर का नाखून दिखने चाहिए, ज़्यादा ही वाइटिश अगर दिख रहे हैं इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन का कम है। तुरंत ऐसे तो आफ्टर ऑपरेट करने के बाद ही क्या किया जाता है, 7 दिन बाद चेकअप पूरे रिपोर्ट्स चेक करवाने के लिए होते हैं। फिर ये ऑब्जर्व द ड्रेनेज ट्यूब, ट्यूब को भी ऑब्जर्व करना है, अगर ड्रेनेज ट्यूब वहाँ पे लगवाई गई है तो यूरिन का आउटपुट देखना है, बॉवेल का मूवमेंट देखना है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं है, एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है कि उसको वो चेक करना है। फिर ये कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेटस है, देन है मेंटल स्टेटस है एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। कार्डियो यानी कि ईसीजी कैसा है, ठीक है, बराबर हार्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, स्ट्रेस है, एंजाइटी तो नहीं है पेशेंट को, ये सारी चीज़ें क्या करना है, चेक करना है। मेंटल स्टेटस यानी कि डीमोटिवेट तो नहीं हो रहा है, मोटिवेट करते रहना है बीच बीच में उसको, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए बोलना है।
बाद में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब एग्रेसिव तो नहीं है उसका बिहेवियर, ज़्यादा गुस्सा तो नहीं कर रहा है, चिड़चिड़ाहटपन तो नहीं हो रहा है, उसको मूड स्विंग तो नहीं हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों की तरफ, छोटी छोटी बातों की तरफ क्या करना है आपको ध्यान देना है। इमीडिएट इंटरवेंशन है, कवर द पेशेंट विद द वार्म ब्लैंकेट टू प्रिवेंट द हाइपोथर्मी। उसको ठंड लगती है तो इसलिए उसको क्या करना है, ब्लैंकेट प्रोवाइड करना। मेंटेन द नॉर्मल बीपी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इमीडिएट मेडिकेशन। जो भी मेडिसिन उन्होंने उसको दिए गए हैं सर्जन ने, तो उसको क्या करना है, बराबर प्रॉपर टाइमिंग पे लेना है। खाने के बाद, खाना खाने से पहले जो भी होगा उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल क्या करना है, फॉलो करना है। बाद में आएगा रेगुलर चेक द पल्स ऑक्सीमीटर। द इंटरवेंशन विल कंट्रोल द हाइपोक्सिया। आपको पल्स ऑक्सीमीटर क्या करना है, चेक करते रहना है ताकि वो ऑक्सीजन लेवल कम ना हो जाए, उसको हाइपोक्सिया बोला जाए। चेक द ड्रेनेज टू बी फॉर एनी लीकेज। सेम थिंग, ड्रेनेज मतलब जो भी ड्रेसिंग किया, बैंडेज किया, वहाँ पे लीकेज तो नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना है। रिकॉर्ड द बेसलाइन डाटा, जो भी बेसिक डाटा है वो आपको क्या करना है, चेक करते रहना है। डिस्चार्ज फ्रॉम द PSU एंड द रिकवरी रूम। एंश्योर द पेशेंट हैज रिकवर द अफेक्टेड ऑफ द एनेस्थेसिया, मतलब एनेस्थेसिया में उसको होश आ जाना चाहिए, कितने ड्यूरेशन बाद उसको होश आ रहा है, ये आपको ध्यान देना है। चेक द वाइटल साइन एंड पैरामीटर, BP, शुगर है, थायराइड है, ये सारी चीज़ें उसको क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। वेदर दे आर नॉर्मल, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कैसी रिपोर्ट्स आई है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, चेक करना है। ड्रेनेज में बी प्रेजेंट एट अ ड्रेन साइड। द पेशेंट शुड बी एबल टू टेक अ नॉर्मल ब्रेथ। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो नॉर्मली इन्हेल एक्सिट कर पाए, मतलब सांस जो है वो ले पाए, माउथ से तो नहीं ले रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस खुल के आ रही है, ठीक है। तो ऐसी अगर बात है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ECG वापस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको क्या करना है, डिस्चार्ज होने से पहले ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है, वापस रीचेक करना है। बाद में आएगा ट्रांसफर टू द क्लिनिकल वार्ड। टेक ऑर्डर फ्रॉम द सर्जन बिफोर ट्रांसफर द क्लिनिकल वार्ड एंड कलेक्ट द ऑल रिकॉर्ड ऑफ द सर्जन। अगर आपको लग रहा है कि वैसे सर्जन जो भी होता है, डॉक्टर वो राउंड पे आता है रोज, उसका जो राउंड पे जब आता है वो, तो उसको पता चल जाता है कि अभी उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट करना है या फिर इसको डिस्चार्ज देना है, ये आपको पता चल, मतलब आपको फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे ही देते हैं, ठीक है। फिर एक पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर इन अ वार्ड। चेक द इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल इन अ वार्ड सच एज। आपको इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले चेक करने हैं कि वार्ड में ये सारे इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है। सक्शन मशीन है, इनवेसिस बेसिस है, फर्स्ट एड का बेसिक ये है, बेड पैन है, पैन यानी कि वही वोमिटिंग के लिए उसको बर्तन देना है, पैन उसको बोला है। इक्विपमेंट ऑफ द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, IV स्टैंड है एंड एडिशनल पिलो आपको रखना पड़ेगा। नर्सिंग असेसमेंट है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करना है, यानी कि माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यूरिन का आउटपुट आपको देखना पड़ेगा, रिस्पिरेटरी पैटर्न कैसा है वो आपको देखना पड़ेगा कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर। बाद में है पेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटीग्रिटी है, उसका ड्यूरेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको वापस चेक करना पड़ेगा। ऑपरेटिव साइट है, ड्रेसिंग है एंड स्लिपिंग पैटर्न, उसको स्लिप आ रही है नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, चेक करना है। नर्सिंग इंटरवेंशन है, मेंटेन द नॉर्मल रिस्पिरेटरी फंक्शन, जैसे उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह हो गई। जनरल कंडीशन पेशेंट की कैसी है अभी वो देखना है। देखो रिकवरी, ICU में जब भी पेशेंट होता है तब अपन को हालत देख ही पता चल जाता है कि इसकी हालत है या नहीं, उसके हिसाब से हमें क्या करवाना पड़ता है, एक्सरसाइज है, बाकी की जो भी एक्टिविटीज़ रहेगी वो उसके हिसाब से करवाना पड़ेगा। फिर रिस्पिरेटरी असेसमेंट शुड बी डन बाय द चेस्ट एस्पिरेशन एंड प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, जिस चीज़ से रिलेटेड ऑपरेशन है उस चीज़ के हिसाब से आपको लैटरल साइड है, सुपाइन पोजीशन है, थोड़ा कर्व है, इस तरीके से पोजीशन देनी है, तो सर्जन भी खुद बताना है। और आगे वाला भी कंफर्टेबल रहे ऐसी पोजीशन में उसको क्या करना है, लेकर आना है। फिर ये एनकरेज द पेशेंट फॉर अ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सेम डीप ब्रीदिंग की जितने भी एक्सरसाइज है उसको करवाना है। फिर ये हाइड्रेटेड पेशेंट बाय द IV फ्लूइड, और उसको पानी देते रहना है बाय IV के थ्रू, मतलब IV सलाइन उसको चढ़ाते रहना है नॉर्मल सा, ताकि बॉडी जो रहे वो हाइड्रेटेड रहे। फिर एनकरेज द पेशेंट टेक ओरल फ्लूइड इफ इंडिकेटेड, अगर वो बाय माउथ के थ्रू अगर इंटेक कर पा रहा है तो उसको माउथ के थ्रू क्या करना है, इलेक्ट्रो पाउडर है वो देना है, नारियल पानी है, कोकोनट वाटर हो गया, फिर वाटर है, सिंपल सादा वाटर जो होता है वो इंटेक करने के लिए देना है, लेकिन बॉइल, ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी। बाद में है प्रमोट द रेस्ट एंड कम्फर्ट,
प्रोवाइड अ कंफर्टेबल पोजीशन उसको प्रोवाइड करनी है, डिवाइस जो है लगे हुए रहने चाहिए, ऑक्सीमीटर लगेगा, जो भी है कंप्यूटर मॉनिटरिंग के ऊपर वो सारी चीज़ें कॉर्ड्स वगैरह लगवा के रखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन होता है एनाल्जेसिक टू द रिलीव द पेन, आपको आईवी फ्लूइड के थ्रू जो भी होती है उसका पेन थोड़ा कम हो जाना चाहिए, क्योंकि एनेस्थीसिया उतरने के बाद क्या होता है ना, पेन उसको महसूस होता है धीरे धीरे, ज़्यादा ही पेन होने लगता है, तो फिर आईवी के थ्रू क्या करते हैं अपन, पेन किलर दे देते हैं उसको। फिर रेगुलर बेड टेकिंग टू द ओवर डिसकम्फर्टेबल ड्यूरिंग द स्लीपिंग एट द बैक शोर, जिस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है उसके हिसाब से क्या करना है आपको, उसको बोलते रहना है कि देखिए एक ही जैसे सुपाइन पोजीशन में लोटा है तो ज़्यादा देर तक आपको सुपाइन पोजीशन में नहीं लेटना है, आप करवट लेते रहिए, कभी राइट साइड कभी लेफ्ट साइड, ठीक है, आप उठते बैठते रहिए, ऐसा मत बोलते, आप कंटिन्यूली वही पोजीशन में रहोगे तो क्या होगा, मसल भी स्टिफ हो जाएंगे, मसल्स काम करना छोड़ देंगे, बराबर है, मूवमेंट नहीं है तो मतलब बॉडी अच्छी रहेगी क्या, नहीं रहेगी। एक ही जैसी एक ही, देखो घर पे कोई भी चीज़ अपन लाते हैं उसका यूज़ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो बड़े बड़े खराब हो जाएंगे। सेम थिंग अपना बॉडी का रहता है, अगर उसको आप अच्छे से मूवमेंट नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या हो जाएगी, वो वहाँ के मसल्स काम करना छोड़ देंगे। फिर रेगुलर चेंज द पोजीशन, सेम थिंग, मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सेम है, आईवी फ्लूइड के थ्रू देना है, ओरल के थ्रू जा रहा है तो वही जूस है, कोकोनट वाटर है, ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी है, इनपुट आउटपुट का चार्ट भी उसको दे देना है, मतलब डाइट देना है प्रॉपर फॉलो करेंगे। मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन, एक्सेस द न्यूट्रिशनल पैटर्न, टाइम टू टाइम उसको खाना खाने के लिए बोलना है, ठीक है, प्रोवाइड अ डाइट विच इज इजीली डाइजेस्टेबल, ऐसा खाना देना है जो डाइजेशन के लिए कैसा हो, ईजी हो, जैसे कि क्या क्या आएगा उस पर, हेल्दी डाइट जो पचाने के लिए हल्का हो, तो वैसी चीज़ में आप क्या क्या प्रोवाइड करने के लिए बोलोगे, तो खाने में क्या करते वो तो सुबह के वक्त हो जाए, थोड़ा बहुत नाश्ता हो जाए, उसके अलावा अगर उसको स्टिचेस है तो खाने के लिए तो मना किया जाएगा, फिर क्या करोगे, हाँ रोटी ठीक है, और उसके अलावा रोटी भी बरन के साथ देना पड़ेगा, सूजी दे सकते हो, सूजी है, खिचड़ी है, ठीक है, ऐसी चीज़ें उसको क्या करनी पड़ेगी, खाने के लिए देना पड़ेगा। आफ्टर 7 वीक हो जाने के बाद वो फिर रोटी से भाकर भी ऊपर आ जाता है, क्योंकि भाकरी क्या करती है, प्रोटीन सब कुछ उसमें क्या होता है, अच्छा खासा वो प्रोवाइड करता है बॉडी को एनर्जी, तो इसलिए वो डाइजेशन के लिए भी बहुत लाइट होता है, वेट भी नहीं बढ़ता है उससे, तो वो खाने के लिए और एनर्जी के लिए भी क्या है, अच्छी रहती है। इसलिए उसके बाद अगर हार्ड सब्सटेंस खाना है तो पहले भाकर से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आता है स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट भी दिया है, हाई प्रोटीन डाइट उसको दो ताकि कम इसमें भी उसको एनर्जी कैसी प्रोवाइड हो, हाई प्रोवाइड, पेन कोजूर हो गया, कोकोनट वाटर थोड़ा सा पियो, लेकिन क्या करता है, सलाइन का काम करता है, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल है, अवॉइड अननेसेसरी टचिंग ऑफ द वाउंड, मतलब उसको टच बार बार टच करने के लिए मना करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंटीबायोटिक एंड इंडिकेटेड, एंटीबायोटिक्स लेने के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि वाउंड क्या हो रहा है, हील हो रहा है, ताकि वहाँ पे दोबारा इन्फेक्शन या फिर कोई भी बैक्टीरिया ना हो। फिर ये वॉश द हैंड आफ्टर एंड बिफोर केयर ऑफ द वाउंड, आपको हैंड वॉश करते रहना है। फिर एक कल्चर एंड द सेंसिटिविटी टेस्ट इफ अ साइन ऑफ इन्फेक्शन आर प्रेजेंट, सेंसिटिविटी और कल्चर आपको मतलब मोटर नर्व और सेंसरी नर्व से रिलेटेड उसको क्रॉस में चेक करना है कि आप जो बात कर रहे हो ब्रेन बराबर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो आपको चेक करना है। बाद में आएगा मेंटेन अ नॉर्मल कार्डियक फंक्शन, पढ़ो, एक्सेस द कार्डियक फंक्शन एट अ फ्रीक्वेंट इंटरवल, देन चेकअप, बीपी आपको चेक करना है, पल्स आपको चेक करना है, फ्रीक्वेंट इंटरवल चेक करना है, मतलब कार्डियक फंक्शन से रिलेटेड एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों साइड का आपको क्या करना है, चेक करते रहना है। एंड बताया गया है कि कलेक्ट द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द कार्डियक डिसऑर्डर, कोई भी कार्डियक फंक्शन से रिलेटेड अगर उसको बीमारी हुई है या फिर उसको हार्ट अटैक पहले आ चुका है, एंजियोग्राफी हो चुकी है, तो उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या करना पड़ेगा, आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, और वही चीज़ आपको फाइल जो रहेगी केस की उसमें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। बाद में आएगा रेगुलर एक्सेस ऑफ द बाउंड साइट,
ऑब्जर्व द एनी लीकेज फॉर द वाउंड, सेम थिंग है, साइन ऑफ द वाउंड इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, ड्राई स्किन तो नहीं हो रही है, इचिंग तो नहीं हो रहा है उसको, ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी आपको ऑब्जर्व करनी है वाउंड से रिलेटेड। सेप्टिक एसेप्टिक पेनिंग ड्यूरिंग द केयर ऑफ द वाउंड, चेंज द ड्रेसिंग इंडिकेटेड, सेम थिंग है, वही बार बार रिपोजिशन भी आया उसमें। प्रमोशन ऑफ द टिश्यू परफ्यूजन, प्रोवाइड सपोर्ट एंड सिक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस, अगर जहाँ पे भी वाउंड लगा है नी के पास है या फिर यहाँ पे रहेगा टिब्यूलर फिबुला के पास, उसको क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, वहाँ पे पिलो रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो सपोर्ट बनाया रहे, ठीक है, और उसको थोड़ा बहुत दिक्कत भी ना हो। फिर है प्रमोशन ऑफ द साइकोलॉजिकल स्टेटस है, वही पॉजिटिव थिंकिंग, उसको 2 स्टेप का है, वाउंड हीलिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में उसको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दो, पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे वाला पर्सन कैसे, ठीक है। कुछ होते हैं जो खुद के हाथों से निकाल के फेंक देते हैं, ऐसे लौटते रहते हैं, कुछ होते हैं बराबर, तो अच्छा वाला बच्चा रहता है ना, भी लाइक रहता है कि जो बोलोगे वही करेगा, आगे वाला बोल रहा है ज़्यादा का काम कर तो वो करेगा नहीं, सुनेगा भी, सर ने जितना बताया उतना ही वो करेगा, बैठने के लिए बोला तो बैठेगा ही, खड़ा होने की ट्राई नहीं करेगा, जब तक आगे डॉक्टर जब तक नहीं होता तब तक, घर वाले ट्राई कर रहे हैं तो उनकी नहीं सुनी। प्रमोशन ऑफ द नॉर्मल मोबिलिटी, रेगुलर एक्टिविटी, पैसिव एक्सरसाइज, सेम थिंग है, हाथों की पैरों की मूवमेंट करवाने के लिए बोलो, जिस चीज़ से रिलेटेड ऑपरेशन रहेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, कार्डियो से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको उसको इंकरेज करते रहना है, डेली लाइफ में वो एक्टिविटीज उनसे करवानी है ताकि मसल्स की पावर बढ़े, ग्रीप बढ़े और वो एनर्जी भी मिल सके। देन है हेल्थ एज्युकेशन है, हेल्थ से रिलेटेड उसको न्यूट्रिशन है, तथ्य आणि पथ्य काही असेल ते पाळायला लावायचे आहे, मतलब खाने में ये नहीं खाना है, नहीं खाना है, डू और डोंट डू, ये सारी चीज़ें आपको उसमें बतानी पड़ेगी, ठीक है। उसी के साथ बताया गया है मेडिकेशन, मतलब प्रिस्क्रिप्शन कैसे लेना है, कितने ड्यूरेशन का वो आपको दिया है, मंथली है, 15 डेज का है प्रिस्क्रिप्शन, वही फॉलो कीजिए। वापस रीचेक करने के लिए यहाँ पे आइए, आपका मेडिसिन क्या क्या दिए जाएंगे, कम डोज दिया जाएगा या फिर चेंज करके आपको दिए जाएगा। फैमिली मेम्बर टू बी द कोऑपरेटेड एज द पेशेंट एंड असिस्ट द हिम एंड हर इन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज, फैमिली मेम्बर को बताना है अच्छे से पेश आइए, झगड़ा ना करिए, ज़्यादा उनको डोमिनेट नहीं करना है, ये सारी चीज़ों को समझाना है। फिर थोड़ा ऑब्जर्वेशन, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, रिस्पिरेटरी फंक्शन में जब भी ऑपरेशन होता है तो क्या होता है ना कि उसको नॉर्मल ब्रीदिंग करते वक्त, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए उसको थोड़ा वक्त लगता है, नॉर्मल ब्रीदिंग होने के लिए उसको वक्त लगेगा आफ्टर ऑपरेशन हो जाने के बाद। कभी कभी सांस थोड़ा इनहेल एक्सेल का वॉल्यूम कम रहेगा, ठीक है, कभी कभी वो माउथ से ही सांस लेगा, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें रहेगी, तो उसको नॉर्मल ब्रीदिंग होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। ये उन्हें भी बताया जैसे एक्सेस ऑफ द साइन रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं कभी कभी बीच बीच में। फिर है एबीजी एनालिसिस, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, आपको एनालिसिस करना है, एनालिसिस यानी कि आपको पूरा उसका दिन भर का डाटा एक बार पहले चेक करना है, ऑक्सीजन से रिलेटेड और ब्रीदिंग पावर से रिलेटेड। मेंटेन द एबीसी, आपको क्या करना है, ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन ये दोनों को क्या करना है, मेंटेन करना है, ये दोनों मेंटेन रहेंगे तभी क्या होगा, रेस्पिरेटरी का पावर बढ़ेगा, वो नॉर्मल होने में क्या होगा, प्रोग्रेस रहेगा, ठीक है। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, स्पेशली सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन यानी कि पेट के बल में। फिर एनकरेज द पेशेंट टू टेक अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सेम है, थोरेसिक एक्सरसाइज होती है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, बहुत सारे एक्सरसाइज। फिर आईवी फ्लूइड एज अ प्रिस्क्रिप्शन, जो भी आईवी फ्लूइड है उनको देने के लिए बोला गया है वो आपको फॉलो करना है। ऑक्सीजन थेरेपी है, इंडिकेशन सेम थिंग, टैपिंग, प्लेस द पेशेंट ऑफ द वेंटिलेटेड रूम, अगर ये ऑक्सीजन और कार्डियो से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा तो उसको आईसीयू में रखना पड़ेगा, तो वेंटिलेटर पहले ही लगा रहता है, ठीक है। फिर अवॉइड द क्राउड नियर द पेशेंट, ये तो हर हॉस्पिटल में होता है कि शांति बना रखें। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस इम्बैलेंस, ये तो जनरली सभी इसमें होता है, एक तो पहले दिन क्या किया जाता है, फास्ट ऑपरेशन हो जाने के बाद एनेस्थीसिया
बाद उसको क्या रहता है, ड्रग्स का पावर थोड़ा बहुत रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट रहता है, फिर उसको डाइजेशन नहीं हो पाता, डाइजेशन में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि 1.5 दिन हो गया उसने कुछ खाया नहीं है, और ऊपर से सीधा क्या क्या गया है, अफेक्ट किसका हो रहा था, ड्रग्स का, जो डायरेक्टली इसके ऊपर कर रहा है अभी, सीधा सेल्स और ऑर्गन्स के ऊपर होगा, क्योंकि पेट में कुछ है नहीं, अभी बॉडी कैसी है, पूरी क्लियर है, प्योर है, तो डायरेक्टली अफेक्ट करने में भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता, बहुत तुरंत क्या करती है वो अफेक्ट करता है एनेस्थीसिया, बराबर है। जब बॉडी पूरी क्लियर होती है तभी अफेक्ट करती है, कुछ खाना गया है, कुछ ये किया है, तो वो अफेक्ट करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि वो इधर डाइजेशन का भी काम कर रहा है, बॉडी उधर उसको भी रिसीव भी कर रही है, उसको थोड़ा वक्त लगता है, इधर कुछ नहीं है तो खाली काम क्या बचा है, रिसीव करना, जल्दी अफेक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए चेक द वाइटल साइन ट्रीटमेंट इंटरवल, आईवी फ्लूइड चेक करते रहना है, इनपुट आउटपुट आपको दोनों चेक करना है वापस, और इनिशियल स्टार्ट ऑफ द इंटेक फ्लूइड ओरली एंड द ऑर्डर बाय द डॉक्टर, डॉक्टर के कंसल्ट के बिना उसको कुछ भी देना भी नहीं है, कुछ एडवाइस भी नहीं है, तो डॉक्टर बोलेगा वही करना है। कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में साइन सारे आपको चेक करना है, सेम कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर जो दिख रहा है वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वाइटल साइंस, और पैसिव एक्सरसाइज आपको करवानी पड़ेगी, सेम ब्रीदिंग एक्सरसाइज आएगा, टैपिंग आएगा, आपको कंटिन्यूएशन में उसको टैपिंग देते रहना है, हार्ट रेट रिदम है, हार्ट साउंड आपको चेक करते रहना है, हार्ट साउंड आपको स्टेथोस्कोप की क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, बीपी आपको चेक करते रहना है। फिर है एबनॉर्मल साउंड ऑफ द स्टेथोस्कोप, एबनॉर्मल साउंड अगर आपको सुनाई दे रहा है तो उसका मतलब है कहीं भी कोई प्रॉब्लम है। एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, जो भी ड्रग्स देने के लिए बोला गया है आईवी फ्लूइड के साथ साथ वो आपको क्या करना है, फॉलो करना है। यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस है कि यूरिन रिटेंशन तो नहीं है, ब्लैडर के ऊपर स्वेलिंग तो नहीं है, डिस्कम्फर्टेबल तो नहीं है, वो यूरिन पास आउट करते वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लैडर खाली हो चुका होता है लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता है कि अभी भी ब्लैडर फुल है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लैडर फुल रहता है लेकिन उसको लगता है कि ब्लैडर खाली हो चुका है, दोनों रहता है, ब्लैडर रिटेंशन भी होता है, ब्लैडर इन कंट्रीब्यूशन भी होता है, ठीक है। चेक द इनपुट आउटपुट चार्ट, पानी मतलब वो इंटेक कर रहा है नहीं कर रहा है वो चेक करना है, कैथेटर है, यूरिन बैग आपको चेक करते रहना है डेली, इसमें वो कितना आउटपुट बाहर निकल रहा है, वहाँ पे जो अपनी यूरिन बैग होती है उसमें पूरा मेजरमेंट दिया रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग्स एंड स्पेशली द एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, कोई ब्लैडर से रिलेटेड इन्फेक्शन तो नहीं है, कैथेटर लगाने के बाद इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, चेक करना है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस है, जीआईटी कॉम्प्लिकेशन, साइंस है, एग्जामिनेशन एब्डोमिनल एरिया बाय द टेक्निक ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन है, पैल्पिटेशन है, इंस्पेक्शन में आएगा खाना डाइजेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, बॉडी हाइड्रेटेड है नहीं है, ये भी एक वन ऑफ द रीजन रहेगा। फिर उसके बाद है पैल्पिटेशन, घबराहट सी तो नहीं हो रही है उसको, थ्री सीजन्स है एंड एस्पिलिटेशन है, किसी चीज़ से दिक्कत तो नहीं है उसको, ठीक है, इंटरनली खाने में पीने में, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। यूज़ द अल्टरनेटिव मेथड फॉर द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, जैसे लैक्सेटिव है, एडवाइस द फाइबर डाइट टू प्रिवेंट द ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड आपको डाइट कैसे बनाना पड़ेगा उसी तरीके से बनाना पड़ेगा। फिर एंटीबायोटिक टू द ट्रीट नॉइजिया एंड वोमिटिंग और नॉइजिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाइट वैसे ही बनाना पड़ेगा किस चीज़ का ऑपरेट किया गया है, उसके बाद उसको अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी आपको, चेक करनी है, उसके बाद ही क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्किन एंड माउथ केयर है, सेम थी के कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, उसको क्या है, नहा तो नहीं सकता वो तो कम से कम क्या है, ब्रेकर का वाटर है उसमें आपको नैपकिन नहीं करना है, उसमें पोंछ देना है, कम से कम ऐसे तो भी हाइजीन क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। फिर एडवाइस पेशेंट नॉट टू टच द वाउंड, सेम थी, वाउंड को हाथ लगवाने के लिए नहीं बोलना है बार बार, ना ही कैथेटर को हाथ लगवाना है बार बार, किसी भी चीज़ को क्या करना है, हाथ लगवाने के लिए नहीं बोलना है कि आप सिर्फ खाली रेस्ट करो। बाद में है एडमिनिस्ट्रेशन द एंटीबायोटिक एंड द प्रिपेयर द वाउंड इन्फेक्शन, प्रोवाइड द स्किन केयर अराउंड द वाउंड साइड, एंड मतलब जो स्किन केयर प्रोवाइड करने के लिए बोला है, मतलब जहाँ पे आपने स्टिचेस लगवाए हैं, जहाँ पे ऑपरेट किया है उसके सराउंडिंग में कुछ भी नहीं करना, मतलब पानी नहीं लगवाना है जब तक आगे वाला पर्सन ना करे, क्योंकि घाव कैसे आगे खिला फ्रेश है, उसको पुराना नहीं हुआ है,
फिर आता है प्रॉपर बेड मेकिंग ऑफ द शुड बी डन टू प्रिवेंट द डिस्कम्फर्टेबल एंड डिफ्यूजिव डस्ट अल्सर। उसके दौरान अगर अल्सर वगैरह होता है या फिर डिस्कम्फर्टेबल है, स्किन इचिंग ज़्यादा हो रहा है, रैशेस हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, ये हो गया पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, देखो वही चीज़ें जो बार बार रिपीटेड, सेम थिंग है, वही चीज़ें रिपीटेशन है, नर्सिंग मैनेजमेंट का भी वही काम है, ओटी का भी वही काम है। ठीक है, एनेस्थीसिया का बहुत कम है। लैप्रोस्कोपी भी इसमें दिया गया है। इमरजेंसी में शायद अपना आधा ही हुआ था, है ना? पेज नंबर जल्दी इसकी जी अपन ने देखा नहीं है ना शायद। कार्डियक कैथेटराइजेशन देखा है ना, बरं आतापर्यंत जे आलं त्याचं एकदा रिव्हर्स करायचं सगळंच। माइक्रोबायोलॉजी में क्या था, क्या बताया गया था? कुछ नहीं कि माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसा होता है, क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस का सब कुछ इन्फेक्शन होता है। देखिए क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है, 1% का अनदर पर्सन नेचर से बनता है, वो कैसा बनता है, इससे क्या अलग अलग तरीके से इन्फेक्शन के क्या किए गए हैं, नाम दिए गए। वैसे उन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, बस बेसिक जनरल नॉलेज के लिए आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, जनरल नॉलेज के लिए। बाद में आता है इन्फेक्शन, उसमें सारे टाइप्स दिए गए हैं, साइनोसाइटिस वगैरह हो गया, एलर्जी हो गई, निमोनिया हो गया, पेरियोडाइटिस है, ओटीटीज भी दिया, मेनिंजाइटिस दिया, अपेंडाइटिस दिया। ठीक है, ये सारे क्या है, इन्फेक्शन के टाइप्स है और उसके नाम दिए गए हैं डिसीज जो इन्फेक्शन के थ्रू क्या होता है, बनता है। ठीक है, बाकी उसमें साइनोसाइटिस आप सभी को पता है कि एलर्जी रहती है, डस्टिंग से रिलेटेड रहता है, पोल्यूशन से रिलेटेड रहता है, उसको साइनोसाइटिस बोला जाता है। टॉन्सिल्स है, टॉन्सिल सभी को पता है, थ्रोट में होते हैं। फिर ये लंग एब्सेस है, निमोनिया है, मतलब लंग्स पे पानी जमा होता है, उसको क्या कहा जाता है, निमोनिया कहा जाता है। वो भी किसी को होता है, स्नीजिंग है, जुकाम सर्दी खांसी होती है, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेज रहता है निमोनिया। बाद में होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्या होता है, खांसी, जिसमें क्या होता है, लंग्स के दूर रहता है और ब्लीडिंग बाहर आता है। फिर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, देखो ट्यूबरक्लोसिस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, टीबी। सिंपल है, याद रखो, टीबी की ऐड अपन बहुत बार देते हैं। गैस्ट्रोइंटेराइटिस है, मतलब गैस्ट्रो से रिलेटेड हो रहे प्रॉब्लम। देन है पेरिनोटाइटिस है, एनोरेक्टल एब्सेस है, एनोरेक्टल एब्सेस यानी कि हार्ट से रिलेटेड हो रहे हैं प्रॉब्लम। देन है ओटिटिस मीडिया यानी और मेनिंजाइटिस यानी कि ईयर से रिलेटेड, जिसमें आवाज़ आता है, ठीक है, कान सुनना पड़ जाते हैं कभी कभी करना, तो वो चीज़ है। फिर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिन में प्रॉब्लम आने वाली। फिर है अपेंडाइटिस, सभी को पता है अपेंडिक्स भी होता है, फास्ट फूड खाने से। इम्यूनिटी पावर जिन लोगों की लो है उनको क्या रहेगा, मसल डिस्ट्रॉफी होने के चांसेस होते हैं। इम्यूनिटी पावर जिन लोगों का वीक है, एलर्जी उनको बहुत जल्दी होती है, स्किन से रिलेटेड एलर्जीज क्या होती है, बहुत जल्दी होती है। फिर है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन सभी को पता है, क्या होता है इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग होता है, सिंपल। फिर ऑपरेशन थिएटर का मैनेजमेंट कैसा होता है, पहले एनेस्थीसिया का रूम रहेगा, बीच में ऑपरेशन रहेगा, इधर रहेगा वार्ड्स रहेगा, आईसीयू रहेगा, आइदर जनरल वार्ड, दोनों पास ही में रहते हैं। ठीक है, फिर स्टेरिलाइजेशन का जो सेंटर रहता है, देखो इधर मेल एंड फीमेल का वॉशरूम भी रहता है और क्लॉथ्स चेंजिंग के भी वहीं पे रूम्स रहते हैं। ठीक है, फिर आपका बाहर का जो एरिया रहता है वो किसका रहता है, स्टेरिलाइजेशन हैंड वॉशिंग का रहता है। ठीक है, फिर आपको ओटी में एंट्री दी जाती है। इधर रहता है फिर पूरा आपका इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ऑटोक्लेव है, जो भी स्टेरिलाइजेशन रूम वगैरह है वो भी ओटी के पास ही में होता है। ये था आपका ओटी का पूरा स्ट्रक्चर, जो भी उसका डिज़ाइन किया गया है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से उसको बनाया गया है। फिर है लीगल इश्यूज है, जैसे कि आपको क्या करवाना है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वेरिफिकेशन करना है, उसमें साइंस वगैरह लेना है, ये आता है।
किया जाएगा। जैसे कि बाहर के लोग आ रहे हैं, एकदम भीड़ करवाने के लिए बोलोगे क्या? नहीं, एक एक करके आओ, मिलो, मास्क लगवाइए, उनको ज़्यादा हाथ मत लगवाइए। आप बाहर से आए तो उनको ज़्यादा करीब जाके बात करवाने के लिए बोलेंगे क्या? नहीं, वो पेशेंट है, उससे दूर रहना है, क्योंकि बाहर वाला पर्सन कहाँ से आया पता है क्या अपन को? नहीं पता, इसीलिए। फिर उसी के साथ सर्जिकल गाउन है और हैंड वॉशिंग की प्रोसीजर है जो अपन ने देखा है, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं पता है, एसपीसी है, स्टेरिलाइजर एंड डिसइंफेक्शन है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन कैसे किया जाता है? ऑटोक्लेव है, हॉट ओवन है, देन हीट से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें उसमें निकली है। स्टेरिलाइजेशन में ओटी का स्टेरिलाइजेशन कैसे किया जाता है? 4 जगह पे क्या होता है? पूरा वेपराइज करने वाला स्टेरिलाइजेशन होता है। आपको पूरे विंडोज़ वगैरह क्या करने पड़ते हैं? लॉक कर देने पड़ते हैं, और थोड़ी देर के लिए, एक आध आवर के लिए क्या करना पड़ता है? रूम को छोड़ दो, वो अपने आप क्या हो जाता है? स्टेरिलाइज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बाहर की हवा अंदर नहीं आती, और अंदर की हवा जो रहती है डिसइंफेक्टेड, वो क्या होती है? बाहर चली जाती है। उसका फंक्शन ही कैसे बनाया गया है? डिज़ाइनिंग वैसे ही बनाया गया है। फिर ये प्री ऑपरेटिव में क्या क्या होता है? चलो बताओ, प्री ऑपरेटिव में क्या क्या करना है? प्री ऑपरेटिव मतलब क्या होता है? बेसिक। हाँ, इंट्रो ऑपरेटिव मतलब ड्यूरिंग ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन चल रहा है कब। पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के बाद। प्री ऑपरेटिव में अपन क्या क्या करते हैं? चलो एक एक करके एक एक पॉइंट बताओ, तो छूटेगा बाद में अपन मैं पूरा एक्सप्लेन कर नहीं पाती। वो बात में आएगा, पता है? ऑपरेटच्या 2-3 दिवसाआधी तरी थोडाफार काही तो पॉईंट माहीत असेल, पहिले आपण काय करतो ऑपरेशन थिएटरमध्ये जायच्या आधी आपण काय काय करतो, सगळ्यांनी एक एक पॉईंट सांगितलं, काय तर असं ते तुला असं वाटतं? क्लीन डाऊन होते ओटीचं. हां, ओटीमध्ये इन्स्ट्रुमेंट ऑटो क्लेड होतो. ठीक है। बिफोर क्या करेंगे? सबसे पहले पेशेंट का एडमिट करें, सबसे पहले पॉइंट 2-3 दिन एडमिट करने के बाद क्या करना है? उसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसका पास हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें क्या करना है? कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद हमें उसको कुछ दिक्कत है क्या, वो आपको चेक फिर जो भी गार्डियंस रहेंगे, पेशेंट है, उसको समझा देना है, देखिए तो कितनी ड्यूरेशन का ऑपरेशन रहता है, ये चीज़ें करने वाले हैं, आप आगे की प्रोसीजर करवा लें। उसी समय में क्या करना है? एक तो पर्सन की आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसका कंफर्मेशन, डायग्नोस करने के बाद सारे रिपोर्ट्स वगैरह जो है सारी चीज़ें क्या करना है? चेक करने के बाद उसका कंफर्मेशन करना है कि उसको यही डिसीज है और इसी लोकेशन पे है, अभी उसको ऑपरेट करना है, ठीक है। फिर आएगा एग्रीमेंट कि इसे कुछ होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन के वक्त, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं, ये हो गया एग्रीमेंट का साइन। यहाँ तो हो गया अपना प्री। उसी समय ऑपरेशन अगर कल है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अभी उसको पास रखवाने के लिए बोलना है, जो मेडिसिन दे रहे हो आप उसको बोलो कि ये बराबर फॉलो करो, इसको ले लो, ठीक है। ये था प्री ऑपरेटिव। अभी इंट्रा ऑपरेटिव में क्या रहेगा? बाकी से एक पॉइंट बताओ। हाँ, इंस्ट्रूमेंट हाँ, इंस्ट्रूमेंट का अरेंजमेंट और ब्लड पूरी प्रोसीजर पता है क्या? पूरा इमेजिन करना है। आप वहाँ काम कर रहे हो, आपको बराबर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आती है। अभी यहाँ तो प्री ऑपरेटिव हो गया, उसका एग्रीमेंट वगैरह सब हो गया, अभी क्या करना है? उसको रेडी करना है, उसको मेंटली और फिजिकली पहले क्या करना है? पूरा चेक करना है, बीपी हो रहा है तो नहीं है, पैल्पिटेशन तो नहीं है, ठीक है। उसको पहले रूम में लेके जाओ,
बीपी चेक कर लिया, शुगर चेक कर लिया, सब कुछ नॉर्मल है, नहीं नॉर्मल है, थोड़ा बड़ा हुआ दिख रहा है, तो उसको क्या करो, पहले रिलैक्स करो, ठीक है, मोटिवेट करो कि देखिए कुछ नहीं, छोटा सा प्रॉब्लम है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में चलने लग जाओगे, अभी थोड़ा सा लगता है डर, लेकिन कुछ भी नहीं होता, बहुत छोटा सा ऑपरेशन हो जाता है, कई सारे पेशेंट यहाँ से अच्छे होके गए हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप रिलैक्स हो जाइए, ऐसा वैसा करके उसको क्या करना है, थोड़ा सा शांत करना है, यानी कि बीपी कैसा हो रहा है अभी, ठीक है। फिर हो जाने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, एनेस्थीसिया में लेके जाने का पड़ेगा, एनेस्थीसिया को पूरा डाटा बताना है, हमें हिस्ट्री पर वैसे भी केस चेक करना है, अगर कभी छूट भी जाता है, नया है तो वो ट्रस्ट नहीं करता, नेक्स्ट क्यों लेगा वो ड्रग्स का, अगर कुछ गलत ड्रग्स दे दिया तो, आपसे कुछ बात करना छूट गया तो, कुछ बताना छूट गया तो, एक भी अगर मिस्टेक होती है तो क्या होता है, भारी पड़ता है बात, इसीलिए वो पहले ही उसके पास फाइल दे, तो वो खुद चेक करता है, वो खुद क्या करता है, ड्रग्स दे देता है, ड्रग्स देने से क्या बात क्या होगा, एनेस्थीसिया उसको चढ़ जाएगा, आगे आपकी प्रोसीजर रहेगी, पहले क्या करना है, ऑपरेशन में जाने से पहले सारे इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज करने के बाद आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट करना है, और वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर पहले चेक करना है, बाद में क्या करना पड़ेगा, ब्लड लगता है या नहीं लगता है वो आपको चेक करना है, ब्लड हीमोग्लोबिन अच्छा है तो ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पे रखना पड़ता है, बाद में क्या रहेगा, आपको पूरा सेटअप चेक करना है, लिनन का क्लॉथ्स लगेगा, प्लास्टिक वाला एक क्लॉथ्स लगेगा, 2-3 क्लॉथ्स लगते हैं, ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर जगह को कौन सी है, मतलब अगर कोई भी जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड है तो हेयर रिमूव करना पड़ेगा, स्टेरिलाइज करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें लगेंगी, उसको एंट्री करवाने के बाद कंप्यूटर मॉनिटरिंग एक बार चेक करना है बराबर है या नहीं, ठीक है, फिर बाद में आपको उसको पोजीशन कौन सी देनी है, ये आपको क्या करना है, चेक करना है, तो इधर आपका सेटअप रेडी हो गया, सारे इंस्ट्रूमेंट आपने लगवा दिए हैं, सक्शन मशीन लगवा दी है, मूवी रिट्रैक्टर, सारी चीज़ें आपने क्या किया, प्रॉपर लगा के रख दिया, अभी आज मतलब वॉशिंग वगैरह सब करके हैंड करके आप आ चुके, तभी ये सारी चीज़ें लगवाने से पहले आप हैंड वॉश की प्रोसीजर स्टेरिलाइज करके पीपीटी किट वगैरह पहन के सब रेडी किया, ठीक है, फिर पोजीशन कौन सी देनी है आपका काम है, फिर कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गन है तो उसकी रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, वैसा लिनन की शीट क्या करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, और पहले लिनन की शीट भी कैसे किया करते हैं, पहले हाथ ओपनिंग दे हाथ ओपनिंग, छोटा है तो एक ही पर्सन कर सकता है, बड़ी शीट है तो क्या करना पड़ेगा, 2 लोग लगेंगे, ठीक है, और उसके बीच में जहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे कट किया रहता है, तो उसको वहाँ पे हाथ लगवाना नहीं है, सिर्फ ओनली कॉर्नर से रिलेटेड ही क्या करना पड़ेगा, हाथ को टच नहीं करना, ठीक है, ये इंट्रो ऑपरेटिव में आपकी पोजीशन हो गई, सब कुछ सेट हो गया, अभी पेशेंट भी रेडी है, सब कुछ रेडी, अभी सर्जन आना है, सर्जन को क्या करना पड़ेगा, सर्जन की जो भी प्रोसीजर रहेगी, आपका काम क्या है, सिर्फ हाथ में एक एक चीज़ उसको दे, वो जो बोलेगा वो इंस्ट्रूमेंट आपको बराबर रखना है और उसको देते जाना। फिर लास्ट में अभी आते हैं पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव में अभी क्या क्या रहेगा कि उसको शिफ्ट कहाँ पे करें, शिफ्टिंग करवाने के बाद उसके सारे वाइटल साइन वापस क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, उसको डाइट अच्छा देना पड़ेगा, प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए बोलना पड़ेगा, मेडिसिन देना पड़ेगा, जनरल इसमें रखना है, आईसीयू में रखना है, ऑक्सीजन लेवल कैसा है उसका, वो सांस कैसे ले रहा है, सारी चीज़ें उसको क्या करनी पड़ेगी, ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। किसी भी वार्ड में जाने से पहले आईवी फ्लूइड आपको रखना है, आईवी स्टैंड वहाँ पे कंपल्सरी रखना है, ड्रेसिंग रखना है, उसको फैन देना है, वोमिटिंग होती है, ड्रग्स एनेस्थीसिया का असर करने के बाद हर किसी को ये होता ही होता है, तो उसको फैन देना है, वहाँ पे अवेलेबल करके देना है, नर्स को बोल देना, वो ला के रख देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या आएगी, पोस्ट ऑपरेटिव में आएगी। कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, ड्रेनेज तो नहीं हो रहा है, लीकेज तो नहीं हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे क्रिएट होगी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। और उसके बाद डिस्चार्ज का वक्त आता है, डिस्चार्ज हो जाने के बाद वो अपने घर चला जाते हैं, रात को एक पेशेंट से रात हो जाती है। ये था पोस्ट ऑपरेटिव। इसी के साथ गार्डियंस को समझा देना है कि आपको पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना है, पेशेंट को भी मोटिवेट करते रहना है, देखिए आप एक्सरसाइज करते रहिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, उसको बोलते रहना है। किलोज वगैरह आपको क्या करना है, वहाँ पे रखना पड़ेगा। ये होगी प्री, इंट्रा एंड पोस्ट ऑपरेशन। इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ये शॉर्ट इसमें बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मेन जो आएगा वो एनेस्थीसिया में आएगा और फार्माकोलॉजिस्ट में आएगा कि एनेस्थीसिया में कौन से एनेस्थीसिया होते हैं दे रहे, ड्रग्स कौन से यूज़ होते हैं, ये अपन फार्माकोलॉजिस्ट में देखें, ठीक है। इमरजेंसी केस बाकी है, इमरजेंसी केस एक और बार वापस शुरुआत से पढ़ेंगे,
तो उसको वापस एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। अभी आएंगे ऑपरेशंस, तो कल से अपन मंडे से अपन ऑपरेशंस देखना शुरू कर देंगे। अभी आपका सीखने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑपरेशंस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन बेसिक डाटा किताब ने दिया है वो पढ़ लेंगे, उसके बाद एक पढ़ना मतलब देखना शुरू कर देंगे ऑपरेशंस, ठीक है। बाद में ऑपरेशंस पूरे कंप्लीट हो जाने के बाद आगे रहेगा अपना सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह दिए हैं। ऑपरेशंस देखोगे बेसिकली सबसे ज़्यादा कौन से यूज़ हो रहे हैं ये आपको नोट डाउन करके आना है। अपेंडिक्स में कौन सा आता है, इसमें कौन सा आता है, इंस्ट्रूमेंट यस, ठीक है, वो लिख के रखना है। जैसे ही आप देखोगे आपको पता चलेगा कि कौन से यूज़ होते हैं इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाएंगे वो आपको नोट डाउन करना है। इसमें होगा क्या पता है क्या, जितने इंस्ट्रूमेंट जितने रिफ्लेक्टर आपने यूज़ की लिस्ट निकाली है ना आपने, तो उसमें क्या करना है, अभी जितने भी आप ये देखोगे ऑपरेशन, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा यूज़ हो रहा है वो टिक करके रखो, बस वही लर्न करके रखो, ठीक है। आपको बाकी अदर भी नॉलेज रहेगा, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सी यूज़ हो रहा है ये आपको पता चलेगा लिस्ट में से, ठीक है। इसीलिए ऑपरेशंस देखोगे, देखो 5 ऑपरेशंस का ये बना के रखी थी, 5 टून मतलब कैसा है ना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 5 इसमें से तुमने कॉमन निकाल ली, हाँ रिफ्लेक्टर में ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कॉन्सेप्ट में ये सबसे ज़्यादा यूज़ है, ये मशीन इसमें ज़्यादा यूज़ हो रही है, सक्शन मशीन है, मूवी है, कॉटरी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, क्या कोई चीज़ में यूज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, आपको फाइंड आएगी तो आपको और ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और आपको जो इंस्ट्रूमेंट ध्यान में रखना है ना वो चीज़ें कम हो जाती, इसीलिए अभी शुरुआत के देखो बहुत सारे मुझे लगता है ये है ऑपरेशंस है, टोटल कितने हैं, पता नहीं है चांगला नाही पॉश नाही 6 में से सारे 10 ऑपरेशन ओटी में रेगुलर में कितने लोग आते हैं, 1 2 3 4 और बाकी वो शुरू आते हैं, ठीक है। श्रद्धा भी हाँ इन दोनों का ऐड करो, ठीक है। तो आप 6 लोग क्या करो, 10 बराबर ऑपरेशन ले लो, इसके सारे कॉमन इंस्ट्रूमेंट कॉमन कॉन्सेप्ट से आते ही वो आपको निकल पाए। बेसिकली अभी फर्स्ट होगा पीसीआई से रिलेटेड, एब्डोमेन से रिलेटेड सारे ऑपरेशन में की शुरुआत के, तो जो भी 10 आते हैं वो सबसे पहले कौन करेगा, ये सबको आने वाला है, कोई भी लेके नहीं, ठीक है, वो स्टार्ट करें, ठीक है। अभी समझ में आ गया, इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट बनाने के लिए बोला था, सारी चीज़ें समझ में आया क्या मतलब, ठीक है। ईजीली हो जाएगा आपको कंबाइन करने में भी, आपकी इतने सारे इंस्ट्रूमेंट ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिकली कॉमनली यूज हो रहे हैं वही क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। बाकी सिर्फ एक बार आँखों से नीचे से बस एक बार रोज अगर एक बार भी रिवाइज किया ना तो भी थोड़ा बहुत भी आ जाएगा, ठीक है ना। रोज देखो अपन रोज गाना सुनते हैं तो लर्न हो जाता है, सेम थिंग है, रोज अगर देखते रहोगे तो आसानी से पता चल जाता है वहाँ पे क्या कौन सी। सिर्फ मेन क्या करो, जो मेन है ना बोले उसको पूरा याद करो, जो मेन सबसे ज़्यादा यूज होता है, बाकी की तो ठीक है और भी 2-3 मंथ है वो तो हो जाएंगे, और जैसे प्रैक्टिस करते तो भी हो गया, लेकिन मेन बेसिक जो है वो तो पता चलेगा। कॉटरी का वो चीज़ नहीं है, कॉटरी सिर्फ एक तो बाइपोलर है और बाइपोलर में ये रहती है और मेन लाइट रहता है,